नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस PW के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। तो हम लेके आ चुके हैं उद्गम सीरीज। इसी सीक्वेंस में फिजिकल केमिस्ट्री का ही, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का ही एक नया टॉपिक, एक नया सब टॉपिक जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस सब टॉपिक का नाम है सॉल्ट इफेक्ट एंड लिंडेमन मैकेनिज्म। तो आज के सेशन में हम इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले। इससे पहले भी हमने केमिकल काइनेटिक्स में कुछ सब टॉपिक्स हैं जो डिस्कस किए, उस पर हमने पूरा डिटेल थ्योरी पढ़ा है, फिर कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हैं, फिर ट्रिक्स भी देखे हैं कुछ, और फिर हमने उस सारी बातों को क्वेश्चंस में भी अप्लाई किया है, दैट इज प्रीवियस ईयर सवाल किए। तो आज के सेशन में भी हम केमिकल काइनेटिक्स का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नोन एज सॉल्ट इफेक्ट एंड लिंडेमन मैकेनिज्म, जो कि बहुत वेटेज रखता है CSIR नेट एग्जाम में। इस टॉपिक को अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इससे सवाल आते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज के पूरे सेशन में हम सॉल्ट इफेक्ट और लिंडेमन मैकेनिज्म के ओरिएंटेड अपना डिस्कशन रखने वाले। तो आइए गाइस, बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूं आज का सेशन। राइट, तो आज के सेशन में सबसे पहले तो हमें पढ़ना क्या क्या है सर। पहले तो हम पढ़ेंगे जी सॉल्ट इफेक्ट। ये जो सॉल्ट इफेक्ट है ये होता क्या है, पहला तो हम ये देखेंगे। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट कंसर्न होगा वो ये है कि क्योंकि यार हम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, अब यार काइनेटिक्स में हम कुछ भी कर ले, हमें बस एक ही चीज के पीछे पढ़ना है, दैट इज व्हाट, रिएक्शन का रेट। राइट ना। तो सिमिलरली उसी प्रकार से अगर मैं कहता हूं सॉल्ट इफेक्ट, पहला अगर आप हेडिंग देख पा रहे होंगे तो सॉल्ट इफेक्ट जानूंगा, फिर ये जानूंगा कि ये सॉल्ट इफेक्ट ना यार इस रिएक्शन की ना रेट को कैसे अफेक्ट करता है, इस रिएक्शन की रेट को कैसे अफेक्ट करता है, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सॉल्ट इफेक्ट। मैंने क्या बोला, अगर मैं सॉल्ट इफेक्ट पढ़ूंगा तो सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है ये जानूंगा, अगेन उसका इफेक्ट क्या है रिएक्शन की रेट को या रिएक्शन की रेट पे, कि वो कैसे किसी भी रिएक्शन की रेट को बदलता है। अगेन फिर मैंने जैसी ये सारी बातें जानी कि यार सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है, फिर मेरे मन में सवाल ये आएगा कि यार क्या जो मैंने बातें जानी है वो सफिशिएंट है सवाल करने के लिए। जी हां, बिल्कुल सफिशिएंट होंगी, फिर उसके बेसिस पे अपन सवाल भी करेंगे। राइट, अगेन फिर हम लिंडेमन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। लिंडेमन मैकेनिज्म पढ़ते ही हमारे मन में जो भी हम थ्योरीज वगैरह पढ़ेंगे, फॉर्मुलेस देखेंगे, फिर से सवाल आएगा कि क्या सर वो जो थ्योरीज हमने पढ़ी हैं, क्या वो फॉर्मुले जो हमने पढ़े हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किए हैं, क्या वो सफिशिएंट हैं। तो हां बिल्कुल है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम प्रीवियस ईयर सवाल करने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपना पूरा का पूरा आज का सेशन रहने वाला है। तो आइए गाइज, मैं शुरुआत करता हूं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट इफेक्ट। तो जैसे ही मैं सॉल्ट इफेक्ट की बात करता हूं, सॉल्ट इफेक्ट की, तो सॉल्ट इफेक्ट, इसमें पहला ही शब्द क्या है, सॉल्ट। राइट ना। आज का सेशन बहुत ब्रीफ रहने वाला है, बहुत क्रिस्प रहने वाला है, मतलब वो बातें हम डिस्कस करेंगे जिससे सवाल बन जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ना यार उद्गम सीरीज का पर्पस ही यही है, यहां पे वही टॉपिक डिस्कस होंगे जो तुम्हें एक तो ज्यादा नंबर दे के जाए, ज्यादा आसानी से हो जाए, राइट ना, और सवाल तुम्हारे बन जाए इस टॉपिक से। ठीक है, तो अल्टीमेटली लेट सपोज मैं जैसे सॉल्ट इफेक्ट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, तो सॉल्ट इफेक्ट में पहला शब्द है सॉल्ट। अब यार ये सॉल्ट क्या होता है, जरा इसी से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सॉल्ट अल्टीमेटली लेट सपोज मैंने कहा, मान ले मेरे पास कोई भी MX है, तो सॉल्ट का मतलब होता है कि सर वो चीज जो सॉल्यूशन में डालते ही, घोलते ही आयंस में टूट जाए, इसी को अपन आसान भाषा में कहते हैं सॉल्ट। राइट ना। अगेन अगर मैं कहता हूं कि सर हाँ यही सॉल्ट है, तो सॉल्ट मैंने एक बहुत कमाल का यहां पे शब्द यूज किया है, सॉल्ट जब भी मैं सॉल्यूशन में ऐड करता हूं तो वो आयंस में टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे सॉल्ट का इफेक्ट देखना है तो सॉल्ट में आयंस होने चाहिए, और आयंस तभी होंगे जब सॉल्यूशन में जाऊंगा। तो इस पूरी स्टोरी का कहीं ना कहीं लेना देना सॉल्यूशन से है, पहली बात ये। दूसरा, सर हां अगर आप इस MX को सॉल्ट कहते हो तो इस MX को हम दूसरी भाषा में कहते हैं जी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ऑब्वियसली यार इसको हम अगर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है सर, कोई भी ऐसी चीज जो डालते ही टूट जाए, सॉल्यूशन में डालते ही टूट जाए। तो हाँ यार ये भी डालते ही टूट जाएगा, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये तेरे पास सिंपल सा थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो गया अबाउट द सॉल्ट। अब सवाल ये उठता है कि सर ठीक है, ये तो आपने थोड़ा बहुत हमें सॉल्ट के बारे में बताया, यार हमें इस पूरे टॉपिक में पढ़ना तो ये है कि यार ये सॉल्ट रिएक्शन की रेट को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, अब ठीक है सर, अगर आपको यही जानना है तो अब नेक्स्ट हमारा कंसर्न है कि क्योंकि सर आपने अभी हमें बताया
और जो कि मैंने आपको बताया भी है कि जब भी मुझे सॉल्ट इफेक्ट पढ़ना है कि सॉल्ट का क्या इफेक्ट होगा रिएक्शन के रेट पे, तो ऑब्वियसली सॉल्ट ब्रेक होगा आयंस में, और वो ब्रेक कब होगा? जब मैं सॉल्यूशन का इस्तेमाल करूंगा या मैं जब सॉल्यूशन लूंगा, राइट ना। तो इस पूरी स्टोरी से मैं कहना यह चाहता हूं कि ये सॉल्ट इफेक्ट कहीं ना कहीं हम किसमें पढ़ते हैं? आयोनिक रिएक्शंस में। आयोनिक रिएक्शंस में ही सॉल्ट का इफेक्ट देखा जाता है। क्यों? वाई? क्योंकि अल्टीमेटली आयनिक रिएक्शन मतलब आयंस, और आयंस बनते कब है? जब सॉल्यूशन में डाले जाते हैं। तो लेट सपोज मैं इसको अगर समझाऊं तो मान ले अगर मेरे पास कोई रिएक्शन हो रहा है AZA प्लस BZB, मान ले कोई रिएक्शन हो रहा है अपने पास। अगर ये जो रिएक्शन हो रहा है, लेट सपोज मैंने कहा ये रिएक्शन तेरा ZA प्लस ZB टकरा के क्या बना रहे जी? प्रोडक्ट P बना रहे। अब सवाल ये है कि सर ठीक है, ये दोनों जो आयनिक, ऑब्वियसली कुछ चार्ज होगा इस पे, ZA ZB कुछ चार्ज होगा, और ये तेरा प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो ये कोई आयनिक रिएक्शन हो रही है। अब जैसी आयनिक रिएक्शन है तो हमें यह जानना है कि सर ये लेट सपोज आयनिक रिएक्शन हो रहा है, जैसे मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, तो बता वो इसकी रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करेगा। तो इस पूरी स्टोरी में दो बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो यही है कि जब भी मैं आयनिक रिएक्शंस की बात करूंगा, आयनिक रिएक्शन हमेशा कहां पे होंगे? सॉल्यूशंस में। पहली बात तो यही है। दूसरा यह है कि जब भी मैं तुझे सॉल्ट इफेक्ट की बात कहूंगा, सॉल्ट इफेक्ट, तो सॉल्ट इफेक्ट का आयनिक रिएक्शन पे रेट कैसे अफेक्ट करता है, या यूं कह ले सॉल्ट का एडिशन आयनिक रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करता है, इस बात को जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक बात समझनी पड़ेगी कि काइनेटिक्स में, ध्यान सुनना, काइनेटिक्स में हमें रिएक्शन के स्पीड को बदलना है, बढ़ा देना है या घटा देना है, उस रिएक्शन को नहीं बदलना है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा उसकी स्पीड को बदलना है, उसकी रिएक्शन को नहीं बदल देना है। मतलब लेट सपोज अगर ये कोई रिएक्शन हो रहा है तो ये प्रोडक्ट P ही बनना चाहिए। अब सवाल उठता है कि मान ले सर ये तेरे पास कोई एक जनरल रिएक्शन हो रहा था, तूने इसमें कोई सॉल्ट ऐड कर दिया MX, तो ये सॉल्ट इस P के नेचर को नहीं बदलेगा, प्रोडक्ट P ही बनेगा, बट वो धीरे बनने लग जाएगा या तेज बनने लग जाएगा। ये होता है इफेक्ट रेट पे। मेरी बात समझ रहे हो? रेट पे इफेक्ट कैसे होगा? इस P का नेचर चेंज नहीं होगा, बनेगा P ही, बट इसके बनने का टेंडेंसी या तो तेज हो जाएगा या तो धीरे हो जाएगा सॉल्ट के एडिशन से। ठीक है, तो यहां पे ओवरऑल स्टोरी में मैंने दो बातें बोली। पहला तो सॉल्ट इफेक्ट हमेशा देखा जाता है आयनिक रिएक्शन में, क्योंकि आयनिक रिएक्शन सॉल्यूशन में करवाई जाती है और सॉल्ट जैसी तू सॉल्यूशन में डालेगा तभी वो आयंस में ब्रेक होगा। दूसरा, यहां से मैंने जो इंपॉर्टेंट बात सिखाई आपको कि जब भी मैं किसी आयनिक रिएक्शन में सॉल्ट का इफेक्ट देखूंगा तो सॉल्ट सिर्फ उसकी रेट को इंपैक्ट करेगा, उसके फॉर्मेशन को, उसके नेचर को इफेक्ट नहीं करेगा। तो सर ठीक है, अगर आप कहते हो कि उसकी नेचर को इफेक्ट नहीं करेगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि उसकी नेचर को इफेक्ट ना करे, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? लेट सपोज मैंने कहा कि विदाउट, जब मैं सॉल्ट को ऐड नहीं कर रहा था, ये कोई सिंपल सी रिएक्शन हो रही थी जिसमें चार्ज ZA है, इसमें B पे चार्ज ZB है, ये तेरा प्रोडक्ट में जा रहा है। अब जैसे ही मान ले मैंने MX ऐड किया, तो ऑब्वियसली सर MX भी क्या है? तुम्हारा सॉल्ट है, तो इसमें भी सर M पॉजिटिव होगा, X नेगेटिव होगा। बोलो जी, M पॉजिटिव होगा, X नेगेटिव होगा, ये भी होगा इसमें। तो जब भी M पॉजिटिव होगा, X नेगेटिव होगा और ये तेरा प्रोडक्ट में जा रहा है, तो जो रिएक्शन तेरा P प्रोडक्ट बना रही है, इसके सॉल्ट के एडिशन से उस P के नेचर पे इफेक्ट ना हो। ऑब्वियसली ना, हमें रेट बदलना, उसके नेचर को नहीं बदलना। तो इसके एडिशन से P का नेचर ना बदले बट उसका रेट बढ़ जाए। तो यार ऐसा अगर हमें पाना है, ऐसा करना है कि उसका नेचर ना बदले, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि सर इन जो रिएक्शन है वो इन दोनों का ही होना चाहिए। अबे इन दोनों, मान ले इसके बीच में ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिएक्ट कर रहे हैं इसके साथ, ये भी रिएक्ट करने लग गए, तो रिएक्ट करने लग गए तो सर प्रोडक्ट बनेगा, बट ये नहीं बनेगा जो पहले बन रहा था। सॉल्ट के एडिशन से पहले जो प्रोडक्ट बन रहा था वो नहीं बनेगा अगर ये दोनों इंटरेक्ट करने लग गए, क्योंकि ये इंटरेक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो ये प्रोडक्ट का नेचर बदलेंगे। बट हमें काइनेटिक्स में इसका रिएक्शन सेम रखना है, उसका स्पीड बदलना है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है, इतनी सी बात हमें समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है जी, बहुत बढ़िया। तो सर ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर नेचर ना बदले, प्रोडक्ट सेम रहे, सिर्फ इसका रेट बदले, तो उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि ये जो आप सॉल्ट डाल रहे हो ना, अगर यार ये इससे इंटरेक्ट करेंगे ना,
तो डेफिनेटली उसका नेचर चेंज होगा। और क्योंकि नेचर चेंज नहीं करना है तो हमें कुछ ऐसे सॉल्ट लेने पड़ेंगे जो एक्चुअल जो आयंस रिएक्ट कर रहे थे। अबे सॉल्ट में भी आयंस होंगे, आयनिक रिएक्शन में जो एक्चुअल आयंस थे जिनके बीच में एक्चुअली रिएक्शन हो रहा था, अब अगर मैं सॉल्ट डाल रहा हूं तो ऐसे सॉल्ट होना चाहिए जो उस आयंस की एक्चुअल रिएक्शन को अफेक्ट ना करे, तभी तो प्रोडक्ट का नेचर सेम रहेगा ना। तो अब ऐसा करने के लिए मुझे जो सॉल्ट यूज करना पड़ेगा वो कैसा यूज करना पड़ेगा, नॉन रिएक्टिंग, या इसी को हम कहते हैं इनर्ट सॉल्ट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सॉल्ट ऐड करूंगा तभी वो रिएक्शन जो आयनिक रिएक्शन हो रही है उसमें तेरे पास इन दोनों के कारण पी का नेचर नहीं बदलेगा, सिर्फ रेट कम ज्यादा होगा। सवाल अगला ये उठ रहा होगा आपके मन में कि सर ठीक है हम सॉल्ट इफेक्ट पढ़ रहे हैं, सॉल्ट इफेक्ट होता क्या है? तो सॉल्ट होता है जो सर आयंस में ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक तभी होगा जब सॉल्यूशन में डालूंगा, पहली बात। तो ठीक है सर, अगर ऐसा ही है तो क्योंकि वो आयंस में टूटता है, तो आयंस में टूटता है तो उसमें आयंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव भी होगा। अब मान ले कोई रिएक्शन हो रही है, तो लेट सपोज सॉल्यूशन में अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन में डलेगा तभी वो आयंस में टूटेगा, तभी उसका इफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल इस पूरे कहानी का लिंक कहां है? सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन में ज्यादातर जो रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है? आयनिक रिएक्शंस। तो हां, अगर मैं सॉल्ट डाल रहा हूं तो जो रिएक्शन हो रही है ऑलरेडी, दैट इज व्हाट आयनिक रिएक्शन, उस पे इफेक्ट होगा उस सॉल्ट का। तो यही मुझे पढ़ना है, ओवरऑल आयनिक रिएक्शन में सॉल्ट डालने से क्या इफेक्ट होगा। तो सर ठीक है सर, ये बात तो आपने बता दिया कि हमें आयनिक रिएक्शन और सॉल्ट इफेक्ट का लिंक पढ़ना है कि इस सॉल्ट के एडिशन से आयनिक रिएक्शन के रेट पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। अब सवाल उठता है कि सर इस बात को हम कैसे बयां करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना। लेट सपोज मैं यहां पे कहता हूं ये कोई रिएक्शन हो रहा है ZA, मान लिया कोई रिएक्शन हो रहा है, ये कोई रिएक्शन हो रहा है। तो मान ले कोई भी रिएक्शन जब हो रहा है तो इस बात को हम कैसे बताते हैं? तो इन जनरली कोई भी अगर रिएक्शन होता है ना तो हम क्या बोलते हैं कि सर जो मॉलिक्यूल है ना वो जाके टकरा रहे होंगे। अबे टकराएंगे तभी तो कहानी शुरू होगी ना यार। तो मान ले मॉलिक्यूल है वो टकरा रहे हैं, तो यार जब टकराएंगे तो टकराने से क्या होगा जी? टकराने से पक्का ही एक बात निश्चित है कि उनमें रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल सारी स्टोरी जो रिएक्शन में प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने की जो भी स्टोरी है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, वो शुरू कहां से होती है? टकराने से। उसी प्रकार से लेट सपोज अगर ये कोई आयनिक रिएक्शन हो रही है, कंसीडर एन आयनिक रिएक्शन, अगर ये कोई आयनिक रिएक्शन हो रही है तो ये आयनिक रिएक्शन भी कहीं ना कहीं टकराने से ही हो रही होगी डेफिनेटली सर। मान ले ए वाला ये जो मॉलिक्यूल है ये जाके बी से तेरा टकरा रहा है। और इसको और बढ़िया तरीके से समझने के लिए लेट सपोज मैंने इसमें चार्ज स्पेसिफाई कर दिया, ये 2 पॉजिटिव है, ये 3 नेगेटिव है, ये तेरा प्रोडक्ट में जा रहा है, ये तेरा रिएक्शन हो रहा है। अब सर ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें जैसे तूने सॉल्ट ऐड किया, तब बता इस रिएक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक है सर, अगर आपने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया M पॉजिटिव X नेगेटिव, तो हमने अभी देखा कि सर रिएक्शन जो पहले हो रहा था वो पक्का कोलिजन से होगा, और कोलिजन होगा तभी प्रोडक्ट में जाएगा। अगर किसी तरीके से कोलिजन पे प्रभाव पड़ेगा तो पक्का ही उसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे प्रभाव पड़ेगा, दैट मींस रिएक्शन के रेट पे पड़ेगा। इतनी सी बात समझ लो। अबे वो टकरा रहे हैं तो टकराएंगे तो प्रोडक्ट में जाएंगे। अगर उनके टकराने पे प्रभाव पड़ा तो प्रोडक्ट में जाने से या प्रोडक्ट में जाने का प्रभाव पड़ेगा, या यूं सिंपली कह ले वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का वो इफेक्ट करेगा। तो लेट सपोज मैंने इसमें सॉल्ट डाला। अब जैसे ही सॉल्ट डाला था हुआ ये होगा कि इसमें जो 2 पॉजिटिव का लेयर है इसके आसपास क्या आ जाएगा जी? X नेगेटिव। अबे सॉल्ट ये भी तो है ना आयंस है। वेयर एज B3 नेगेटिव के आसपास क्या आ जाएगा जी? M पॉजिटिव। तो हाँ ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे बट इसके आसपास लेयरिंग तो बना देंगे ना। और उस लेयरिंग से क्या होगा कि जो मेन आयन थे ना, जिनके बीच में एक्चुअली वो रिएक्शन हो रहा था, अब उनके बीच में कोलिजन नहीं होगा या कम हो जाएगा। और अगर कम हुआ तो तू जानता है कि सर हाँ अगर टकराव कम होगा तो प्रोडक्ट में जाएंगे कम, दैट मींस रेट अफेक्ट होगा डेफिनेटली। तो ये पूरी स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि जो सॉल्ट है वो इस तरीके से किसी भी आयनिक रिएक्शन को अफेक्ट करता है कि सॉल्ट के एडिशन से मेरे पास जो भी आयनिक रिएक्शन है वो अफेक्ट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो मैंने सॉल्ट डाला सॉल्यूशन में। तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि सॉल्ट
हमेशा जब मैं सॉल्यूशन में डालूंगा तभी वो आयंस में ब्रेक होगा। अब अगली बात यह है कि जितने वो आयंस बनाएगा, मान ले उसने M पॉजिटिव जो X नेगेटिव वो कम बनाए, थोड़े कम बनाए, तो सर कम बनाएगा मतलब कि इसके आसपास जो लेयरिंग होगी वो कम होगी। अगर ये कम बनाएगा, सॉल्ट टूटने पे वो कम आयंस में कन्वर्ट होगा, तो इसके आसपास की लेयरिंग कम होगी। और अगर इसके आसपास की लेयरिंग कम होगी, दैट मींस यहां पे X नेगेटिव कम होंगे, इसमें M पॉजिटिव कम होंगे, तो अब क्योंकि इसमें लेयरिंग कम है तो इसमें टकराव बढ़ जाएंगे, राइट ना। वेयर एज सर मान ले आपने कोई सॉल्ट डाला बट वो ज्यादा ही आयंस में बन गए, तो ज्यादा आयंस बन गए तो अब इसमें ज्यादा घेरे होंगे, इसको भी ज्यादा घेरे होंगे, तो इसमें टकराव ज्यादा कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सर हां, अगर कोई आयनिक रिएक्शन हो रही है या कोई भी रिएक्शन हो रही है तो होती कब है? कोलिजन से। पहली बात, अगर किसी तरीके से वो कोलिजन इफेक्ट हो रहे हैं तो उसका रेट इफेक्ट होगा। दूसरी बात, जैसी मैं सॉल्ट ऐड कर रहा हूं तो हो क्या रहा है, उसके आसपास लेयरिंग बन जा रही है, तो कोलिजन इफेक्ट हो रहा है। अब डिपेंडिंग अपॉन कितना इफेक्ट हो रहा है, कोलिजन जो इसका इफेक्ट हो रहा है, रेट जो इसका इफेक्ट हो रहा है, कितना इफेक्ट हो रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके आसपास नेगेटिव का लेयर कितना है, पॉजिटिव का लेयर कितना है। विच मींस कि ये जो सॉल्ट में डाल रहा हूं, ये सॉल्यूशन में डालते ही कितना आयंस में ब्रेक हो रहा है। दैट मींस सॉल्ट या विद व्हाट टेंडेंसी, सॉल्ट ब्रेक्स इनटू आयंस। बोलो जी, सॉल्ट ब्रेक्स इनटू में आयंस। मतलब कोई भी जो सॉल्ट में ऐड कर रहा हूं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड कर रहा हूं, वो कितने आयंस में टूट जा रहा है। अब सवाल उठता है कि सर जितने आयंस में टूटेगा उतनी ज्यादा लेयरिंग होगी, उतना कम कोलिजन होगा, उतना ज्यादा रेट होगा। तो हमें कहीं ना कहीं अगर यह देखना है कि सॉल्ट का एडिशन इसके रिएक्शन रेट पे कैसे प्रभाव डाल रहा है, तो हमें यह देखना पड़ेगा सॉल्ट का एडिशन इसके आसपास लेयरिंग कितना कर रहा है। और वो बात किस पे डिपेंड करेगी कि वो जो सॉल्ट है ना, वो कितना ब्रेक हो जा रहा है। अब वो कितना ब्रेक हो रहा है, इस बात को मैं कैसे नापूंगा कि हाँ यार, ऑब्वियसली मान ले मैंने कोई भी XYZ सॉल्ट डाल दिया, तो यार कितना सॉल्यूशन में वो आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये बात हम कैसे जानते हैं? तो इसी के लिए एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं आयोनिक स्ट्रेंथ, राइट ना। तो हाँ, यही पूरी चीज को अपन कहते हैं आयोनिक स्ट्रेंथ। तो ये पूरी स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब भी मैं कुछ मैथमेटिकली डेरिवेशन करूंगा तो उसमें मैं पहुंचूंगा कहां तक, उसकी स्टोरी चल रही है, राइट ना। तो मैंने सिंपल कहा कि मान ले मेरे पास कोई आयनिक स्ट्रेंथ है, कोई भी सॉल्ट डाला, उसका कोई एक स्ट्रेंथ होगा टूटने का, तो उसी को मैंने कहा आयनिक स्ट्रेंथ। तो हाँ, मैंने अभी तुझे बताया कि जितनी जल्दी वो टूटेगा या जितना ज्यादा वो टूटेगा, उतना ही अलग अलग टेंडेंसी से वो इसको इफेक्ट करेगा, इसकी रेट को। तो एक बात हम जानते और है कि सर हाँ, हमें काइनेटिक्स में, क्योंकि आयनिक रिएक्शन के बारे में बात चल रही है, तो आयनिक रिएक्शन में चाहे कोई भी रिएक्शन हो, काइनेटिक्स में हम रेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब रेट कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट। तो अगर मैं रेट और रेट कांस्टेंट किसी की भी एक की बात करता हूं, तो आयनिक रिएक्शन में जब मैं सॉल्ट ऐड करता हूं तो उसका डेफिनेटली रेट बदलेगा। क्यों? क्योंकि सर डिपेंडिंग अपॉन उसका आयनिक स्ट्रेंथ क्या है, कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितनी लेयरिंग हो रही है, उसी के बेसिस पे उसका रेट चेंज होगा। तो इस पूरी कहानी से हमें यह समझ आ रहा है कि अगर आयनिक रिएक्शन है, उसका कोई रेट है, उसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रहा हूं, उसका रेट इफेक्ट हो रहा है, तो इतना ही होगा जितना उसके आयंस प्रोड्यूस करने का टेंडेंसी है, जितना उसका आयनिक स्ट्रेंथ होगा। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे इस आयनिक रिएक्शन के लिए रेट देखना है, रेट कांस्टेंट देखना है, तो मुझे इन दोनों को किससे रिलेट करना पड़ेगा? आयोनिक स्ट्रेंथ से। अगर मुझे आयनिक रिएक्शन में सॉल्ट का इफेक्ट देखना है, तो मुझे कहीं ना कहीं आयनिक रिएक्शन का जो भी रेट है वो सॉल्ट के साथ कैसे वेरी करता है, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए रेट कांस्टेंट को किससे रिलेट करना पड़ेगा? आयनिक स्ट्रेंथ से। अब चाहे तू रेट बोल ले या रेट कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि मैं अगर रेट का एक्सप्रेशन लिखता हूं इन जनरल तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो रेट है वो डायरेक्टली क्या है जी? रेट कांस्टेंट के। तो चाहे मैं रेट कांस्टेंट बोल लूं चाहे रेट बोल लूं, एक ही बात है, राइट ना गाइस। तो दिस इज व्हाट सिंपली कि हाँ, इस पूरी स्टोरी में हमें क्या करना है जी? रेट कांस्टेंट एंड आयोनिक स्ट्रेंथ का रिलेशन देखना। रेट कांस्टेंट और आयनिक स्ट्रेंथ का रिलेशन देखना। क्यों देखना मैंने आपको बताया भी, कंसेप्चुअली भी, ठीक है, मैंने आपको कंसेप्चुअली भी सिखाया।
ठीक है, ये कंसेप्चुअली है। अभी मैं सारी बातें मैथमेटिकली करूंगा और मैथमेटिकली जाके मुझे कहां रुक जाना है, जहां पे मुझे ये रिलेशन मिल गया। राइट गाइस, सो दिस इज व्हाट द सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट द सॉल्ट इफेक्ट और उसका क्या इफेक्ट है रिएक्शन रेट पे। ठीक है जी, आइए मैं इस स्टोरी को अब थोड़ा और मैथमेटिकली डायरेक्शन में मूव करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हम बनाएंगे उसी के बेसिस पे सवाल होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए मैं शुरू करता हूं। तो अगर मुझे मैथमेटिकली देखना है टू ऑब्टेन, करना वही है, रेट कांस्टेंट को आयनिक स्ट्रेंथ से जोड़ना है। कैसे, है ना, टू ऑब्टेन मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट एंड आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको और ढंग से लिख ले, तो टू ऑब्टेन द मैथमेटिकल डिपेंडेंस ऑफ सॉल्ट इफेक्ट ऑन रिएक्शन रेट या ऑन आयनिक रिएक्शन। इस बात को मैथमेटिकली जानने के लिए हमने एक थ्योरी का सहारा लिया, एक थ्योरी जो बड़ी फेमस थ्योरी है, दैट थ्योरी इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है ना यार, दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहती क्या हमें, और उसी के बेसिस पे हम इसका पूरा सॉल्ट इफेक्ट का इफेक्ट देखेंगे। करना क्या इसमें, रेट कांस्टेंट को आयनिक स्ट्रेंथ से रिलेट करना, दैट्स इट। ठीक है, आइए मैं शुरू करता हूं। तो मैंने कहा कंसीडर अ रिएक्शन, कंसीडर एन आयोनिक रिएक्शन, कंसीडर एन आयोनिक रिएक्शन। लेट सपोज मैंने कहा जी ए जेड ए प्लस बी जेड बी, इट कैन फॉर्म। ठीक है, ये कोई तेरे पास आयनिक रिएक्शन है जो कुछ इस प्रकार से हो रही है। बहुत बढ़िया जी। अब ये तो आयनिक रिएक्शन हो रही है, बट अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, क्योंकि इसका मैथमेटिकल रिलेशन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से ही आएगा, तो अपन उसी को सॉल्व करेंगे। अभी मैं कुछ डेरिवेशन करने वाला हूं आपके सामने, एक एक स्टेप में करके दिखाऊंगा, फिर आपको लास्ट में बता दूंगा कि याद क्या रखना है, फिर उसके बेसिस पे सवाल कर देंगे। सॉर्टेड, आ जाइए। तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के आधार पे जो भी तेरे पास रिएक्टेंट है वो तेरा डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं जाते हैं। तो वो जो रिएक्टेंट है, जो तुम्हारे रिएक्टेंट है, वो तेरा सबसे पहले तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसके बाद वो टूट के प्रोडक्ट में जाते हैं। तो कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, बट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं जाता है, वो पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। राइट ना, इसी चीज को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। राइट गाइस, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तुम्हारे पास हो गया एज पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे, देयर इज एन इक्विलिब्रियम स्टेप। ठीक है, अब ये तो हो गया जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मैकेनिज्म कि कोई भी रिएक्शन होता कैसे है जी, ए जेड ए प्लस बी जेड बी, ये तुम्हारा एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और देन वो टूट के तुम्हारा क्या बनाएगा जी, प्रोडक्ट। अब सवाल उठता है कि सर ठीक है, ये तो आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, बट हमें तो क्या देखना है, क्योंकि काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो काइनेटिक्स में हमें तो बस एक ही चीज देखनी है, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो बता, जो भी आयनिक रिएक्शन हो रही है इसका रेट कैसा लिखा जाए एज पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो इसको लिखने के लिए जो रेट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड
कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जो रेट दिया जाता है, रेट कैसे दिया जाता है जी, रेट इज इक्वल्स टू, इसको दिया जाता है अपने पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, राइट। कि अल्टीमेटली रेट किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी तुम्हारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अगेन वो कितनी जल्दी डीकंपोज भी हो जा रहा है ताकि प्रोडक्ट बन जाए। तो वही चीज मैंने लिखी यहां पे, राइट। ये बातें हम एक्टिवेटेड में डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिलहाल के लिए आप इसको ध्यान में रख लो। रेट क्या होता है जी, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डीकंपोजिशन को अपन लिखते हैं न्यू। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, राइट। अगेन गाइस यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पे क्योंकि हम आयनिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, आयंस की बात कर रहे हैं, तो आयनिक रिएक्शन की जो स्टोरी है उसमें कुछ कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। हालांकि वो सारी बातें आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर होता है उसमें पढ़ते हो, पर वो जो सारी बातें यहां पे भी यूज होंगी, तो वो कुछ कुछ बातें जो मैं यहां पे यूज करूंगा वो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं। आइए जी कुछ बातें जो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो आयनिक रिएक्शन में जब भी कोई आयनिक रिएक्शन है, एक चीज तो आपको डेफिनेटली पता है कि सर अगर आयनिक रिएक्शन है और इसमें आपको सॉल्ट एडिशन का इफेक्ट देखना है, तो कहीं ना कहीं उस पूरी बात को आपको देखने के लिए किसका रिलेशन देखना है, के का एंड आई का। आई क्या है, दिस इज व्हाट रेट कांस्टेंट ऑफ आयोनिक रिएक्शन और दिस इज नोन एज आयोनिक स्ट्रेंथ, राइट ना। ये दोनों बातें देखनी, इन दोनों को रिलेट करना। अब जैसे ही मैंने कहा इन दोनों को रिलेट करना है, तो अब अगली बात ये है कि सर हाँ ठीक है इनको रिलेट तो कर देंगे, ये आयनिक स्ट्रेंथ क्या है जरा इसको थोड़ा बताइए। तो जो आयनिक स्ट्रेंथ होता है, यही कुछ कुछ बातें जो ध्यान रखनी है। आई क्या है जी, आयोनिक स्ट्रेंथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, हाफ समेशन ऑफ सी आई एम आई स्क्वायर, सॉरी जेड आई स्क्वायर, वेयर सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन और जेड क्या है चार्ज। अगेन बिल्कुल बेसिक बात है। अगेन यहां पे दूसरी जो बात ध्यान रखनी है, फॉर आयोनिक रिएक्शन लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल HCl, मान ले मैंने कोई HCl लिया और वो ब्रेक हो गया H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सिंपल। तो गाइज हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम आयंस की स्टडी करते हैं, आयंस की टर्म में कॉन्सेंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सिंपल सा मतलब है कि जब मैं आयंस की स्टोरी पढ़ता हूं तो आयंस में हम कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं शब्द, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्टिविटी। क्यों, वाई? तो लेट सपोज अगर मैं कहता हूं इसका 1 मोलर है, तो एज पर स्टोशियोमेट्री के आधार पे देखोगे तो इसका भी 1 है, तो सर हाँ अगर ये 1 मोलर है तो ये भी 1 मोलर होगा, ये भी 1 मोलर होगा, दोनों 1 मोलर होंगे। पर क्या ऐसा पॉसिबल है यार? पॉसिबल है ऐसा? जरा सोच के देखो, क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा सुना है कि 100% डिसोसिएशन? ऐसा तो नहीं होता। अबे 100% डिसोसिएशन तो नहीं होता। तो सर हाँ डेफिनेटली अगर नहीं होता है तो अगर 1 मोलर ले रहा हूं तो पूरा का पूरा 1 मोलर टूट के H पॉजिटिव नहीं बनाएगा 1 मोलर, ऐसी पूरा का पूरा HCl 1 मोलर नहीं बनेगा, कुछ कम बनेगा। मतलब इसका एक्चुअल कितना डाला 1 मोलर इसका, बट एक्टिव कितना होगा, पूरा का पूरा 1 मोलर नहीं होगा, उससे कम होगा। तो उसी बात को रिलेट करने के लिए आयंस, क्योंकि ऑब्वियसली ना यार आयंस कितने हैं इसी बात पे तो आयनिक रिएक्शन का स्टोरी डिपेंड करता है। तो ये बात तो निश्चित है कि सर H पॉजिटिव 1 मोलर तो नहीं होने वाले, तो कितने होने वाले, इस बात को हमें जानना पड़ेगा। इस बात को जानने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या होता है, इज इक्वल्स टू एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू में कॉन्सेंट्रेशन। तो एक्टिविटी लिखा कैसे जाता है, ए इज इक्वल्स टू गामा इंटू में सी। जी गामा क्या है यहाँ पे, एक्टिविटी कोफिशिएंट, ए क्या एक्टिविटी और सी क्या है दी तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट। दूसरी बात, पहली बात तो ये याद रखनी है, दूसरी ये
अगेन तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पे हमें अल्टीमेटली के और आयनिक स्ट्रेंथ को रिलेट करना है। तो यहां पे तो हमने सिंपली एक्टिविटी वाली टर्म में लेके आ गए। अब जो अगली बात है द रिलेशन ऑफ, ये भी ध्यान रखना है और यहीं से अपना ये वाली बात प्रूफ होगी, ठीक है। मैं अभी करूंगा एक एक करके, ठीक है। रिलेशन ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट विद आयोनिक स्ट्रेंथ, द रिलेशन ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट विद आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ के साथ एक्टिविटी कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है? सो इट इज गिवन बाय डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ। जो क्या कहता है हमें, जो सिंपली कहता है कि हाँ सर, अगर मेरे पास कोई भी डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ के आधार पे अगर मुझे इसका रिलेशन लिखना है तो log गामा, गामा क्या है जी? एक्टिविटी कोफिशिएंट। क्या होगा, किसके बराबर होगा? a माइनस का a ZA ZB रूट ऑफ i। अब ये क्या लिख दिया मैंने? तो इसी को हम कहते हैं डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ। इस चीज को हम इलेक्ट्रो में पढ़ते हैं, ठीक है जी। फिलहाल के लिए यहाँ पे यूज होगा, क्यों? क्योंकि हम आयंस की बात कर रहे हैं। तो मान ले गामा क्या है? गामा क्या है तुम्हारे पास? एक्टिविटी कोफिशिएंट, इसको हम गामा कहते हैं। अगेन ए क्या है? ए इज नोन एज डिबाय-हक्कल लिमिटिंग कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है जी ए, अभी सवाल भी देखेंगे सारी बातों पे, ठीक है। ए को कहते हैं डिबाय-हक्कल लिमिटिंग कांस्टेंट, राइट। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 0.509। अगेन इसी का वैल्यू, इसको मैं अगर राउंड ऑफ करूं तो कितना आएगा? 0.51। अबे 9 है ना, राउंड ऑफ करके 0.51 आ जाएगा ना। हाँ चलो ठीक है। अगेन दूसरा अगर मैं कहता हूं कि हाँ सर, अगर 0.509 है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? हाफ भी लिख सकता हूं, डेफिनेटली हाफ भी लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि सर हाँ, अगर 0.5 है तो इसको सॉल्व करूंगा तो हाफ भी लिख सकता हूं। ये तीनों वैल्यूज मैं इस्तेमाल कर सकता हूं डिबाय-हक्कल लिमिटिंग कांस्टेंट पे। दूसरा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि वो कई बार सवाल में ए ना बोल के बी को बोल देता है कि बी क्या है? डिबाय-हक्कल लिमिटिंग कांस्टेंट। तो जब भी वो किसी को भी बोलेगा ना डिबाय-हक्कल लिमिटिंग कांस्टेंट, तो उसके ब्रैकेट में वो बोलेगा कि मान ले अगर ए है तो ए तेरा डिबाय-हक्कल लिमिटिंग कांस्टेंट है, बी है तो बी तेरा डिबाय-हक्कल लिमिटिंग कांस्टेंट, ऐसा बोलेगा वो, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। आइए मैं चलता हूं, आगे चलता हूं। तो हम पढ़ रहे थे जी ये अपनी आयनिक रिएक्शंस। तो आयनिक रिएक्शन को अपन ने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के आधार पे लिखा, तो कुछ इस प्रकार से लिखा गया वो। अब इसी के बेसिस पे मैंने रेट का एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इस रेट के एक्सप्रेशन में अपने पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, तो इसको निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली ना। बस इसको सॉल्व करूंगा अब। टू ऑब्टेन concentration of activated complex we apply equilibrium condition। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या इक्विलिब्रियम है? यहाँ पे के इक्विलिब्रियम है, तो इसके बीच में मैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन अप्लाई करूंगा ताकि मेरे पास इसका कॉन्सेंट्रेशन आ जाए और उसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा रेट के एक्सप्रेशन में। सवाल अगला ये है कि सर ठीक है, आपको कॉन्सेंट्रेशन तो निकालना है, ऊपर सब्स्टिट्यूट भी करना है, बट यार क्योंकि अपन आयनिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं और मैंने अभी आपको बताया आयनिक रिएक्शंस में हम कॉन्सेंट्रेशंस नहीं एक्टिविटी की टर्म में बात करते हैं। मतलब क्या? तो जब भी मैं इसमें के इक्विलिब्रियम लिखता हूं, ए जेड ए प्लस बी जेड बी, ये इक्विलिब्रियम में है, के इक्विलिब्रियम। जेड ए प्लस जेड बी, ये है, बिल्कुल ये है। अब इसमें मैं इक्विलिब्रियम का साइन लगाऊंगा तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा? ऑब्वियसली यहां पे मैं कॉन्सेंट्रेशंस की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा जी एक्टिविटी एक्स का अपॉन एक्टिविटी ए का इनटू में एक्टिविटी। अरे वैसे ही ना जैसे अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की जगह बस मैंने एक्टिविटी लिखा, दैट्स इट। क्यों लिखा? क्योंकि आयनिक रिएक्शन में हम एक्टिविटी से ही डील करते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
अब यहां पे क्योंकि हम अभी 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 एक रिलेशन पढ़ के आए हैं कि सर हाँ एक्टिविटी क्या होता है, गामा इंटू में सी। तो अगर मैं एक्टिविटी ए का लिखना चाहता हूं तो गामा ए का आएगा इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ऐसी ही एक्टिविटी, कुछ नहीं किया, अगर मैं ए का लिख रहा हूं तो ए लगा दे रहा हूं बस। अगर मैं बी का लिखूंगा तो गामा बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अगर मैं एक्टिविटी एक्स का लिखता हूं तो गामा एक्स इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। अब इन सारी बातों को यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखो जी क्या बनेगा। तो के इक्विलिब्रियम दिखेगा जी, ए का वैल्यू कितना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, ए एक्स का वैल्यू है ना, दैट इज व्हाट गामा इंटू में एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में गामा ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, गामा बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, राइट ना। तो ये सिंपली हमने के इक्विलिब्रियम लिखा। अब यहां से अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं, यहां से इसका वैल्यू निकालूं तो वैल्यू निकालो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो गामा ए इंटू गामा बी इंटू में के इक्विलिब्रियम ए बी। इस पूरी चीज को ऊपर ले गया, उसको रीअरेंज करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया अपॉन में इस चीज को नीचे लाऊंगा, गामा ऑफ एक्स। अब ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी है, सब्स्टिट्यूट सेकंड इन फर्स्ट। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करूंगा तो तुम्हें पता है सर रेट का एक्सप्रेशन कैसे है जी। रेट का एक्सप्रेशन हमें दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू डीकंपोजिशन, पहला है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं एक्स का वैल्यू तो वो किसके बराबर है, गामा ए गामा बी इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू में न्यू ए बी अपॉन में गामा ऑफ एक्स। पक्का यही है, ये सारी बातें हमने अभी निकाली हैं, इसको उठा के बस पहली इक्वेशन में रख रहा हूं। दोनों इक्वेशन मैंने यहां पे लिख दी, सब्स्टिट्यूट सेकेंड इन फर्स्ट, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रेट क्या बनेगा जी, ध्यान सुनना। रेट बनेगा गामा ए गामा बी के इक्विलिब्रियम इंटू न्यू ए बी अपॉन में गामा ऑफ एक्स। ये आर नहीं है गाइस, गामा है, राइट। वाई लिख लो या गामा लिख लो, एक ही बात। अब यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास एक फाइनल रेट का एक्सप्रेशन बना, किसके लिए, ये जो मैंने आयनिक रिएक्शन मानी थी, ऊपर वाली जो आयनिक रिएक्शन मानी थी उसके लिए फाइनल एक रेट का एक्सप्रेशन बना। तो अगर मैं कोई भी रेट का एक्सप्रेशन लिखता हूं, याद करो जब मैं कोई भी रेट का एक्सप्रेशन लिखता हूं के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन है ना यार, उससे पहले वाली जो भी चीज होती है वो होता है जी तुम्हारा रेट कांस्टेंट। जो भी कॉन्सेंट्रेशन उससे पहले वाली चीज क्या होगी, रेट कांस्टेंट। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं, मान ले मेरे पास क्या है, ये तो हो गया जी कॉन्सेंट्रेशन, तो इस कॉन्सेंट्रेशन को छोड़ के यहां पे जो भी चीज है ये तेरा क्या हो जाएगा जी, रेट कांस्टेंट, जिसको मैं लिखता हूं के। इसके बराबर है गामा ए गामा बी के इक्विलिब्रियम अपॉन में गामा ऑफ एक्स के इक्विलिब्रियम इनटू में न्यू। तो ये आपका आ गया रेट कांस्टेंट। याद रखना गाइस, प्लीज याद रखना, हमने के को क्यों निकाला यहां से, क्योंकि पहली ही स्लाइड में हमने एक बात जो गजब लिख ली थी वो यही थी कि सर हमें रेट कांस्टेंट को आयनिक स्ट्रेंथ से ही जोड़ना है। तो हमने किसी भी आयनिक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल लिया है, ठीक है। किसी भी आयनिक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमने निकाल लिया है, कुछ इस प्रकार से आता है। अब यह जो चीज हमने निकाली है दैट इज फॉर आयनिक रिएक्शन, ये हमने जो चीज निकाली है दैट इज फॉर आयनिक रिएक्शन। सेम अगर मैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ही किसी नॉन आयनिक रिएक्शंस के लिए लिखता हूं, मतलब लेट सपोज ध्यान सुनना, ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसको और आयनिक रिएक्शन को रिलेट करूंगा, नॉन आयनिक और आयनिक को रिलेट करूंगा, ठीक है। ध्यान सुनना, तो मैंने कहा नॉन आयनिक रिएक्शन है, लेट सपोज सर कोई ए है बी है, ये टकरा जाएंगे, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के आधार पे ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, ये किसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होंगे एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यहां पे क्या रहेगा, के इक्विलिब्रियम। अगेन इसके लिए मैं रेट लिखूंगा तो रेट भी वही होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डीकंपोजिशन। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, सेम सीक्वेंस में कर रहा हूं। यहां पे एक्स का वैल्यू चाहिए
इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाऊंगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाऊंगा तो यहां पे मैं अगर के इक्विलिब्रियम लगाऊंगा तो इसके लिखूंगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम में ये तेरे पास प्रोडक्ट एक्ट करेगा, ये अपॉन में ए का कॉन्सेंट्रेशन बी का कॉन्सेंट्रेशन। सवाल ये है कि सर यहां पे आपने क्या यूज किया है, कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे क्या यूज किया था मैंने, एक्टिविटी, यहां पे मैंने क्या यूज किया था, एक्टिविटी, यहां पे मैंने क्या यूज किया है, कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि सर यहां पे आपने नॉन आयनिक रिएक्शन बोला है और नॉन आयनिक रिएक्शंस के लिए अपन कॉन्सेंट्रेशंस की टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने एक्सप्रेशन लिखा, यहां से एक्स का वैल्यू निकाल, तो के इक्विलिब्रियम ए बी, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट करो, करो जी सब्स्टिट्यूट। गाइस सुनते रहो, ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अंत में एक ऐसा रिलेशन चाहिए, कैसा रिलेशन चाहिए जो रेट कांस्टेंट और आयनिक स्ट्रेंथ को रिलेट कर रहा हूं, दैट्स इट। तो ठीक है, इसकी मैं ऊपर रखूंगा वैल्यू, तो के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, तो के इक्विलिब्रियम अगर मैं ऊपर इसका वैल्यू रखता हूं रेट में, सब्स्टिट्यूट सेकेंड इन फर्स्ट, वैल्यू रखो जी, रेट क्या होगा, रेट होगा के इक्विलिब्रियम ए बी इंटू में न्यू, इसको और ढंग से लिखूं तो के इक्विलिब्रियम न्यू ए बी। अब यहां भी वही बात यूज होगी कि सर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसके आगे वाली जो भी चीज होती है दैट इज नोन एज रेट कांस्टेंट, यही तेरा रेट कांस्टेंट होगा, के नॉट विच इज के इक्विलिब्रियम इनटू में न्यू। बट ये रेट कांस्टेंट किसके लिए होगा, नॉन आयोनिक रिएक्शन के लिए। तो ओवरऑल कहानी में अगर मैं कहता हूं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी है ये पहले तो जब हमने आयनिक रिएक्शन में लगाया तो यहां से जो हमें रेट का एक्सप्रेशन मिला वो ये मिला कि गामा ए गामा बी के इक्विलिब्रियम इनटू में न्यू ए बी अपॉन में गामा ऑफ एक्स, ये मिला। अगेन जब हमने इसको नॉन आयनिक रिएक्शंस के लिए लगाया तो हमें यहां से जो रेट का एक्सप्रेशन मिला वो क्या मिला जी, ए इक्विलिब्रियम इनटू न्यू ए और बी, ये दोनों बातें अपन ने लिखी। इसमें से भी अगर मैं अब बात करता हूं इसकी, तो ये क्या है जी, रेट कांस्टेंट विच इज के, वैल्यू क्या आएगा, गामा ए गामा बी के इक्विलिब्रियम इनटू न्यू अपॉन में गामा ऑफ। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये तेरा रेट कांस्टेंट होगा विच इज के नॉट इज इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम इनटू में न्यू। तो एक्सप्रेशन अगर मैं इसका देखता हूं तो यहां भी ये रेट कांस्टेंट है, बट ये किसके लिए है, ऊपर मैंने मेंशन किया है आयनिक रिएक्शंस के लिए, ये किसके लिए जी, नॉन आयनिक रिएक्शंस के लिए, राइट ना। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो आप ध्यान से देख पा रहे होगे यहाँ पे क्या है, के इक्विलिब्रियम इनटू न्यू, के इक्विलिब्रियम इनटू न्यू, तो इस पूरी चीज को मैं के नॉट भी लिख सकता हूं। तो यहां से अब अगर मैं इसका रिलेशन देखूं तो रिलेशन कुछ इस प्रकार से मुझे नजर आएगा कि जो के है ना यार वो है गामा ए गामा बी के नॉट अपॉन में के नॉट अपॉन में गामा ऑफ, ये तेरे पास एक फाइनल रिलेशन बनेगा रेट कांस्टेंट का। सवाल उठता है कि सर ये भी सिर्फ रेट कांस्टेंट का, अभी इसमें आयनिक स्ट्रेंथ तो मिसिंग है, अबे फाइनल रिलेशन तो आयनिक स्ट्रेंथ वाला ही चाहिए ना। तो अब इसमें आयनिक स्ट्रेंथ कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा, तो उसी के लिए हमने डिबाय-हक्कल लिमिटिंग लॉ लिखा। कैसे, मतलब यहां पे गामा आ रहा है, गामा के एक्टिविटी कॉफिशिएंट है, तो एक्टिविटी कॉफिशिएंट जो भी मैं देख रहा हूं एक्टिविटी कॉफिशिएंट और आई ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो सर हाँ, अगर रेट कांस्टेंट में एक्टिविटी कॉफिशिएंट आ रहा है तो उसको हटा के मैं आयनिक स्ट्रेंथ भी ला सकता हूं बाय यूजिंग डिबाय-हक्कल
लिमिटिंग लॉ। तो कैसे ला सकता हूँ जी, आइए अपन लेके आते हैं, बिल्कुल लेके आएंगे जी। लेट सपोज ये फाइनल एक्सप्रेशन बना आपका, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, गामा ए गामा बी के नॉट अपॉन में गामा ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको अगर मैं कहूँ इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें अपन क्या बोलेंगे, टेकिंग लॉ, क्योंकि अपन को यूज क्या करना है, डिबाई हक्कल लिमिटिंग लॉ। तो डिबाई हक्कल लिमिटिंग लॉ क्या कहता है, लॉग गामा इज इक्वल्स टू माइनस ए चार्ज इनटू में रूट ऑफ आई। ये होता है तुम्हारा डिबाई हक्कल लिमिटिंग लॉ। तो हमें कहीं ना कहीं इस पूरी स्टोरी में अगर आयनिक स्ट्रेंथ लेके आना है तो लॉग गामा वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लॉग तो है नहीं यहां पे कहीं, तो लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग, तो लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग गामा ए गामा बी ए नॉट अपॉन में गामा ऑफ एक्स। अब इसको लॉग का प्रॉपर्टी लगा के इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करूंगा, तो लॉग गामा ए प्लस लॉग गामा बी माइनस लॉग गामा ऑफ एक्स प्लस लॉग के नॉट। ठीक है, अब इस के नॉट को इस साइड भी लेके आ सकता हूं, लॉग के माइनस लॉग के नॉट इज इक्वल्स टू, अब मैं गामा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना लगा, अगर करूंगा यहां पे लॉग गामा ए। तो ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान सुनना, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे जब दो डिफरेंट आयन्स की बात चल रही है उसके लिए गामा लिखा जा रहा है। अगर सेम आयन हो गए, मान ले मैंने ए ही बोला, तो माइनस ए, यहां पे चार्ज भी फिर ए का ही देखेंगे दोनों बार, रूट ऑफ आई। ऐसे अगर मैं लिखता हूं लॉग गामा बी माइनस ए जेड बी इंटू रूट आई, मतलब दोनों टाइम भी, फिर मान ले बी लिया तो दोनों टाइम बी का चार्ज है। ऐसी लॉग गामा एक्स, तो एक्स की बात करता हूं ना जब एक्स की बात, तो एक्स पे देखना चार्ज क्या होगा, एक्स पे देखना चार्ज क्या होगा। हमने ये लिखा भी है कि एक्स पे चार्ज कितना, जेड ए प्लस जेड बी। तो इस बात को अगर मैं लिखूं यहां पे, तो माइनस का ए, पहले पे चार्ज कितना है सर, जेड ए प्लस जेड बी, दूसरे पे चार्ज कितना है, जेड ए प्लस जेड बी इंटू में रूट ऑफ आई। कुछ नहीं किया गाइस, देखिए यहाँ पे क्या है, जेड ए है, तो जेड ए और जेड बी दोनों चार्ज लिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक्स के बाद में, तो एक चार्ज तो जेड ए प्लस जेड बी, उसका दो गुना करना है जेड ए प्लस जेड बी। तो ओवरऑल ये तेरे पास सारे लॉग ए की वैल्यूज, सॉरी लॉग गामा की वैल्यूज होंगी, इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, सब्स्टिट्यूट करो जी। लॉग गामा कितना होगा, माइनस का ए, ये बन जाएगा जेड ए स्क्वायर इंटू रूट ऑफ आई प्लस, ये प्लस है यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये पूरी चीज बन जाएगी माइनस ए जेड बी स्क्वायर रूट आई। अगर इसका वैल्यू रखता हूँ तो ऑलरेडी माइनस है सामने, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ए जेड ए प्लस जेड बी का होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ आई। ये पूरी की पूरी वैल्यू है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा, लॉग के अपॉन के नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ए जेड ए स्क्वायर रूट आई माइनस ए जेड बी स्क्वायर रूट आई प्लस ए जेड ए प्लस जेड बी का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ आई, राइट ना। अब इसको सॉल्व करूंगा आइडेंटिटी लगा के, माइनस का ए, कुछ नहीं कर रहा गाइस, बेसिक सा मैथ है, बिल्कुल रीअरेंज कर रहा हूं इसको। क्यों कर रहा हूं जी, ये सारी बातें एक फाइनल रिलेशन मुझे देंगी आई और के का। देखिए इस पूरे में आई ले आया, मैं के ले आया, तो यही तो लाना था मुझे, ए जेड ए स्क्वायर प्लस जेड बी स्क्वायर प्लस 2 जेड ए जेड बी रूट आई। सब में कॉमन है, या सबको तू मल्टीप्लाई भी कर सकता है, एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। यहां से ए भी मल्टीप्लाई करते रहो, यहां से ये भी मल्टीप्लाई करते रहो, तो इसको लिख सकते हो ए जेड ए स्क्वायर, तो मैंने लिखा ए जेड ए स्क्वायर जेड बी स्क्वायर प्लस 2 जेड ए जेड बी रूट आई, ठीक है। इसको अब अंदर मल्टीप्लाई करो रूट आई को, देखो जी क्या बनेगा, माइनस ए जेड ए स्क्वायर रूट आई माइनस ए जेड बी स्क्वायर रूट आई
प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे रूट आई, इधर से मल्टीप्लाई होगा, ए भी मल्टीप्लाई होगा, तो जेड ए, ये इसको ऐसे लिख ले, ए जेड ए स्क्वायर रूट आई प्लस ए जेड बी स्क्वायर रूट आई प्लस 2a जेड ए जेड बी रूट आई। सिंपल रूट आई और ए का मल्टीप्लाई किया। और ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं इसको देखूंगा तो ये पूरी चीज नेगेटिव है, ये पूरी चीज पॉजिटिव है, एग्जैक्टली इक्वल भी है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, दैट इज द आंसर। तो ये बचेगा जी log k अपॉन k नॉट इज इक्वल टू, देख लोगे आप तो ये बचेगा 2a जेड ए जेड बी रूट आई, ये सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा जी 2a जेड ए जेड बी रूट आई एंड दैट इज व्हाट द फाइनल रिलेशन जो तुम्हें याद करना है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर आपको इस पूरी डेरिवेशन में अगर हमें बताना हो कि क्या याद करना है, तो ये याद करना, ये वाला, क्यों। तो अब मैं सवाल करवाने आपको शुरू करूंगा। फिलहाल के लिए इसके लिए कुछ कुछ बातें हैं, वो क्या होंगी। तो यहाँ पे जो जेड ए और जेड बी है वो चार्ज है, ए क्या है तुम्हारे पास, दैट इज व्हाट डिबाई हक्कल लिमिटिंग कांस्टेंट, आई क्या है तुम्हारे पास, आयोनिक स्ट्रेंथ। ठीक है जी। तो इस पूरी स्टोरी को अब मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ए का वैल्यू कितना है 0.509, या फिर इसी को लिख सकते हैं 0.51, या इसी को लिख सकते हैं हम ऑलमोस्ट हाफ के बराबर। ठीक है जी। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। log k अपॉन k नॉट इज इक्वल टू 2a जेड ए जेड बी रूट आई। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, तो इसमें पहली बात तो आपको डायरेक्ट या तो कंपैरिजन के सवाल पूछ लेगा वो, इसी को कंपेयर करके। ठीक है, हम अभी एक एक करके सवाल भी करेंगे। फिलहाल के लिए कुछ ग्राफ है जिस पे सवाल पूछे जाते हैं। ग्राफ आपको ध्यान रखने, ग्राफ बनेंगे कैसे, ऑब्वियसली कोई भी ग्राफ बनाना है तो इक्वेशन से बनता है। तो log k बाय k नॉट इज इक्वल्स टू 2a जेड ए जेड बी रूट। ठीक है, अगेन इसको जब मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो यहां पे पूरे में क्या है, log k बाय k नॉट, यहां पे प्लस में मैं 0 कर सकता हूं, मतलब y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। मुझे ग्राफ किसका बनाना है, मुझे ग्राफ चाहिए log k अपॉन k नॉट वर्सेस रूट ऑफ i का ग्राफ, इसका मुझे ग्राफ चाहिए। तो बिल्कुल ग्राफ बन जाएगा, यहां से डेफिनेटली इसका ग्राफ बन जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा अपन को, तो हम सिंपली एक तरफ तो लेंगे log k अपॉन k नॉट और एक तरफ लेंगे हम रूट ऑफ i। अब मैं इसका ग्राफ ऐसे क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं और इसकी इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूं तो सर y की जगह y एक्सिस पे तो log k अपॉन k नॉट रहेगा, दूसरा x एक्सिस पे रूट ऑफ i रहेगा। तो स्लोप कितना बना, तो ये x एक्सिस हो गया तेरा पूरा, तो ये बचा हुआ स्लोप है, तो स्लोप होगा जी 2a जेड ए जेड बी। इंटरसेप्ट क्या है तुम्हारा 0। तो जैसे मैंने बोला इंटरसेप्ट 0, एक बात तो निश्चित है कि सर ग्राफ 0 से चलेगा। अब सवाल उठता है कि सर ऊपर जाएगा कि नीचे, ये डिपेंड करता है स्लोप कैसा है। तो मान ले मैंने कहा स्लोप का वैल्यू कितना है, स्लोप का वैल्यू कितना है 2a जेड ए जेड बी, यही है स्लोप, यही है ना स्लोप। अब इस स्लोप के बेसिस पे अगर मुझे इसका नेचर बताना है, तो लेट सपोज अगर जेड ए जेड बी क्या है, चार्ज है, तो इन चार्ज का मल्टीपल अगर कैसा रहा पॉजिटिव, जेड ए जेड बी चार्ज है, अगर चार्ज का मल्टीपल कैसा रहा पॉजिटिव, तो ओवरऑल स्लोप कैसा रहेगा पॉजिटिव। ऑब्वियसली ना स्लोप ये है, तो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव रही तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ए का वैल्यू तो तू जानता है 0.509 है, पॉजिटिव ही है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव रही तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। सिमिलरली अगर जेड ए जेड बी कैसा रहा जी नेगेटिव, तो ओवरऑल स्लोप क्या है 2a जेड ए जेड बी, ये कैसा रहेगा जी नेगेटिव, ये नीचे की तरफ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पे दो ग्राफ बनेंगे। एक बात तो निश्चित है कि सर ओरिजिन से ही जाएगा और स्ट्रेट लाइन ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो कर रहा, तो ऐसे कुछ इसका ग्राफ आएगा।
जिसमें ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, जेड ए जेड बी, ये वाला स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, जेड ए जेड बी। क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका ओवरऑल मल्टीपल कैसा रहेगा, नेगेटिव। और ढंग से लिख लो, स्लोप क्या है 2a जेड ए जेड बी, और ये किसके बराबर रहता है, नेगेटिव के बराबर। यहाँ पे स्लोप क्या है जी 2a जेड ए जेड बी, और यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। राइट गाइस, तो यहाँ पे अपने पास ये पूरी स्टोरी है, दैट इज व्हाट अबाउट द स्लोप और उसका ग्राफ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आइए मैं इस ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं, इस इक्वेशन से, k अपॉन k नॉट इज इक्वल्स टू 2a, ये नेट का सवाल भी पूछा गया है, 2a जेड ए जेड बी इंटू में रूट आई, यही अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन है गाइज, यही याद रखना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सबसे पहले यही बताया कि हमें अंत में क्या मिलेगा, रेट कांस्टेंट और आयनिक स्ट्रेंथ का ही रिलेशन निकालना है, और वही हमने निकाला भी, तो यही आपको याद रखना है। अगेन इसमें ऐसा क्या याद रखना है, तो हमने अभी बोला कि अगर सर स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको तू अगर और ढंग से लिखना चाहिए, इसी को, इसको लिख सकता है log k माइनस log k नॉट इज इक्वल्स टू 2a जेड ए जेड बी रूट आई, पक्का ऐसे लिख सकते हो, log k नॉट को उधर ले जाओ, बोलो जी। तो ये अपने पास बना जी log k, ठीक है, log k इज इक्वल्स टू log k नॉट प्लस 2a जेड ए जेड बी रूट आई, ठीक है, ये 2 है गाइज, ये z है। अगेन इसमें मैं पहला केस लेता हूं, व्हेन स्लोप क्या है, पॉजिटिव। मान ले अगर मैं कहता हूं स्लोप पॉजिटिव, तो तुम्हें एक चीज तो यहां से निश्चित दिख रही है कि सर लेट सपोज अगर आप स्लोप की बात करोगे तो स्लोप तो यही है, तो स्लोप क्या है जी 2a जेड ए जेड बी। अगर ये पॉजिटिव है ना, इसका मतलब सर इसका मल्टीपल पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव। तो सर ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर वैल्यू रखो, तो log k होगा जी log k नॉट, ओवरऑल पॉजिटिव है तो प्लस में जो भी वैल्यू है तो ओवरऑल रूट आई रहेगी। इसको और ढंग से लिखना चाहता है तो पूरी वैल्यू लिख ले, प्लस में 2a जेड ए जेड बी इंटू रूट ऑफ आई, पॉजिटिव में रहेगी ये वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान ले जैसे ही मैं रूट ऑफ आई का वैल्यू बढ़ाऊंगा, अब ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, जैसे ही मैं ये बढ़ाऊंगा तो ये ऐड होगा, ln k की वैल्यू में ओवरऑल क्या है, ln k किसके बराबर है, k नॉट प्लस में दिस वैल्यू। अगर मैं i बढ़ाता रहूंगा तो ये वैल्यू बढ़ता रहेगा, वैल्यू बढ़ता रहेगा तो इसमें ज्यादा वैल्यू ऐड होगा, ज्यादा वैल्यू ऐड होगा तो ओवरऑल k का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि एज जेड ए जेड बी क्या है, पॉजिटिव है, सो विद इंक्रीज इन रूट आई log k इंक्रीजेस। अगेन अगर मैं कहता हूं एज जेड ए जेड बी क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो वैल्यू रखो, वैल्यू रखोगे तो log k इज इक्वल्स टू log k नॉट, ये बन जाएगा जी नेगेटिव माइनस 2 जेड ए जेड बी रूट आई। इस केस में होगा क्या कि सर एज आई इंक्रीजेस log k का वैल्यू क्या करेगा जी, डिक्रीज करेगा। और ये नेट 2016 में स्टेटमेंट में पूछा गया था कि बताओ अगर कोई आयनिक रिएक्शन हो रहा है तो आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाने से रेट कांस्टेंट क्या करेगा, अगर उसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब उसमें आयंस दे रखे थे, आयंस दे रखे से मतलब लेट सपोज अगर मैं कहता हूं H पॉजिटिव और ऐसी कुछ आयंस दे रखे थे SO4 2 नेगेटिव समथिंग समथिंग, है ना, तो ऐसे कुछ आयंस दे रखे होंगे, तो तुम्हें करना क्या है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जेड ए जेड बी करोगे ना, ये जेड ए जेड बी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी -2, और -2 मतलब स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ाने से के घटेगा, स्लोप नेगेटिव। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस, इसके बेसिस पे भी सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है जी। ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है गाइस। आइए अब इसके बेसिस पे हम कुछ सवाल करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स
क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं या प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सवाल है, ध्यान से सुनिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या कह रहा है, इन द अबव या यूं कह लें इन द बेस OH हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इन द बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, बेस मतलब OH नेगेटिव उसने मेंशन किया, और एक मेटल कॉम्प्लेक्स है जिसमें चार्ज कितना है Z। अगेन कह रहा था स्लोप ऑफ ln या log K/K0 वर्सेस I इज फाउंड टू बी, उसका स्लोप दे रखा है इतना। अब हमें क्या बताना था, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसपे Z पॉजिटिव चार्ज है इसका वैल्यू बताना है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान कैसे है, लेट सपोज सबसे पहले तो हमें ये एक्सप्रेशन ही पता होना चाहिए, K/K0 इज इक्वल्स टू 2a ZA/ZB √I। पक्की बात है, एक्सप्रेशन हमें पता है, बिल्कुल पता है। अब इसमें भी जब मैं इसका और √I का ग्राफ बनाता हूं, इसका और √I का ग्राफ बनाता हूं, तो वो ग्राफ दिखता कैसे हमें, तो उस ग्राफ का जो स्लोप है, कह रहा है द स्लोप ऑफ द कर्व, तो स्लोप तो यही होगा। अगर मैं इसका और इसका ग्राफ बनाऊंगा तो स्लोप तो यही है ना यार, अभी हमने बना के भी देखा, 2a ZA/ZB। अब सवाल उठता है कि सर स्लोप का वैल्यू दे रखा -2.1, सिंपल है, सॉर्टेड है। तो हमें इसमें से बताना है कि चार्ज Z पॉजिटिव का वैल्यू कितना होगा। तो लेट सपोज हमारे पास यार एक तो OH नेगेटिव दे रखा है और दे रखा है जी Ml6 Z पॉजिटिव। तो यहां पे ये जो Z पॉजिटिव है ना यार, Z पॉजिटिव, ये हमें निकालना है। तो लेट सपोज इसको हम कह देते हैं ZA जिसमें चार्ज है -1, इसको कह देते हैं जी ZB जो हमें निकालना है। अबे ZB हमने चार्ज बोल दिया ना आइंस पे, तो इस कॉम्प्लेक्स पे मान ले ZB चार्ज है, इस पे मान ले -1 चार्ज है। जो दिख रहा है ना हमें -1 इसलिए लिया क्योंकि दिख रहा है -1 है, तो मैं सिंपल रखूंगा इसमें वैल्यू। A का वैल्यू आप जानते हो 0.509, इंटू इसका वैल्यू रखोगे -1 इंटू में ZB इज इक्वल्स टू -2.1। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा जी ZB, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, सो 2.1/2 इंटू 0.509। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो मैंने अभी बताया था ये ऑलमोस्ट किसके बराबर लिख सकता हूं, हाफ के बराबर। तो इसको हाफ लिखूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ZB अराउंड कितना आएगा, 2 के आसपास आएगा। तो देख लो ऑप्शन में 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट वन, दैट्स इट। इस सवाल एक बार देखो, हमने ये एक्सप्रेशन लिखा, इसमें स्लोप का वैल्यू दे रखा है, स्लोप का वैल्यू जैसे ही लिखा ये एक्सप्रेशन बना, इसका वैल्यू कितना -2.1। फिर उसने 2 आयन बोल रखे, एक तो आयन ये बोल रखा है, एक आयन ये बोल रखा है, इसका चार्ज बताना है। तो इसका चार्ज मैंने ZB मान लिया, इसका ZA मान लिया, दोनों का वैल्यू यहां रख दिया, ZB का वैल्यू आ गया 2 आंसर, राइट ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का सवाल था। ठीक है जी, आइए आगे चलता हूं। ये रहा जी दूसरा सवाल। ये गाइस सारे सवाल 4-4 नंबर के ही हैं। ठीक है जी, ये दूसरा सवाल है, कह रहा था रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन हो रहा अपने पास, इज मेजर्ड इनटू 2 डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ इज दिस एंड दिस। कहने का मतलब ये कि द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन हो रहा है अपने पास जिसमें उसने A पे चार्ज दे रखा है +1 और B पे दे रखा है जी N+, ये कोई प्रोडक्ट दे रहा है, इज मेजर्ड इन 2 डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशन, 2 डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशन में जिसके आयनिक स्ट्रेंथ क्या क्या है जी, 0.01 और 0.04। कह रहा है इफ log K 0.01 और K 0.01 का ये है, देन द चार्ज N, ये जो N है B पे जो चार्ज है इसका वैल्यू बताना है। तो सिंपल है सर, हाँ अगर K की बात कर रहा है, आयनिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो हमें इसी से पता लग जाएगा कि सवाल सॉल्ट इफेक्ट का है। सबसे पहले तो पेपर में तुम्हें सवाल पता होना चाहिए कि भैया सॉल्ट इफेक्ट से आया भी था। तो हाँ, अगर आयनिक स्ट्रेंथ और तेरे पास K का रिलेशन है तो डेफिनेटली सर ये सॉल्ट इफेक्ट से। अब सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है, या यूं कह ले सॉल्ट इफेक्ट का है अगर सवाल, तो सॉल्ट इफेक्ट में हमने तो एक ही चीज पढ़ी है, log K/K0 इज इक्वल्स टू 2a ZA/ZB √I। यही पढ़ा है हमने, बहुत बढ़िया, यही पढ़ा है। अब इसमें हमें इसका वैल्यू दे रखा है, इस पूरी चीज का वैल्यू। अगर और ढंग से लिखे, इसको और ढंग से लिखे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ नहीं किया, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाई, इसको ऊपर ले गया, इसको उस साइड ले जाऊंगा, log K0 प्लस में 2a ZA/ZB √I।
ठीक है। सो दिस इज व्हाट द लॉग वैल्यू, ये तुम्हारा लॉग का वैल्यू हो जाएगा, राइट ना। अगेन इसी में हमें अब उसने बोला है कि जब मैं टू डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशन जिसका आयनिक स्ट्रेंथ अगर मैं ये लेता हूं, तो लेट सपोज मैंने कहा इफ आई का वैल्यू कितना है 0.01, तो लॉग के 0.01 लिखूंगा इसके सब्सक्रिप्ट में, जस्ट टू डिनोट इट, इसको डिनोट करने के लिए लॉग के नॉट प्लस 2a ZA ZB, इस कॉन्सेंट्रेशन पे इसका आयनिक स्ट्रेंथ कितना है 0.01, ये आयनिक स्ट्रेंथ है उसका। अगेन दूसरा इक्वेशन बनेगा लॉग जब 0.04 लेता हूं तो के नॉट (0.04), ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, डिवाइड कैसे करूं इसके अकॉर्डिंग, इसको मैं डिवाइड करता हूं, या डिवाइड करने से बढ़िया, क्योंकि हमें लॉग के 0.04 बाई 0.01 चाहिए ना, इसको माइनस करते हैं। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे ही माइनस करेंगे ना तब वो चीज ऐसे बनेगी। अगर डिवाइड करूंगा तो बनेगा क्या, अपॉन लॉग के 0.01 ऐसे बनेगा। तो लॉग तो नहीं चाहिए अपन को ना, अपन को तो चाहिए लॉग x अपॉन वाई, उसी फॉर्म में चाहिए ना अपन को, तो इसको माइनस करेंगे दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को घटाओगे तो मैं कहूंगा लॉग के 0.04, इसका वैल्यू दे रखा है अपन को, इसका वैल्यू दे रखा है दैट शुड बी लॉग के नॉट 2a ZA ZB इंटू रूट ऑफ 0.04। अगेन लॉग के का वैल्यू दे रखा है, जब वो 0.01 पे है तो लॉग के नॉट प्लस 2a ZA ZB 0.01, इन दोनों को घटाऊंगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस लॉग के नॉट माइनस 2a ZA ZB रूट ऑफ 0.01, कुछ नहीं किया, बस माइनस कर रहा हूँ। माइनस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अब इसमें मैं जब प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो ये बनेगा 0.04 0.01, इसको सॉल्व करोगे दिस विल कैंसिल आउट, राइट। अगेन इस पूरी स्टोरी को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा जी 2a ZA ZB रूट ऑफ, इसका वैल्यू कितना होगा जी 4 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ, माइनस 2a ZA ZB इंटू 10⁻⁻2, कुछ नहीं है, पॉइंट्स हटा के पावर में ले गया, ठीक है। तो सवाल में सिंपली वो कह रहा था कि मेरे पास 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस है। अब इसमें ZA ZB का वैल्यू उसने दे रखा है, अगर मैं आयंस की बात करूँ तो ये हो गया जी ZA, ये हो गया जी ZB। ए का वैल्यू तुम्हें पता ही है, ए का वैल्यू दे रखा हो या ना दे रखा हो 0.0 या 0.509 ही लेना है। इसकी वैल्यू को रख दो, यहाँ पे सॉल्व कर लो। इस पूरी चीज़ का वैल्यू कितना दे रखा है, दैट इज व्हाट 0.3। गाइज इतना करना पड़ेगा क्योंकि ये 4 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। ZA ZB कितना है जी, सो 1 इंटू में n, इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 2 इंटू 10 की पावर -1 बनेगा, माइनस 2, इसको कॉमन ले लो है ना, कॉमन ही ले लो इसको, तो ये बनेगा -10 की पावर, इसका रूट लूंगा तो ये बनेगा 10 की पावर -1। इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट कितना रहेगा n 2 इंटू 10⁻⁻1 माइनस 10⁻⁻1। इसको और ढंग से लिखोगे तो इसको लिख सकते हो 0.2 माइनस 0.1 दैट इज 0.3, तो 0.3। इसको मैं डायरेक्टली क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको 1/2 भी लिख सकता हूँ, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इंटू में 0.1, तो ओवरऑल अगर मैं n का वैल्यू देखूँ तो दैट शुड बी 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमने बिल्कुल इसको सॉल्व किया है। सॉल्व मैंने इसलिए स्टेप बाय स्टेप किया है कि अगर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि लॉग के 0.04 बाय 0.01 का वैल्यू दे रखा है, तो दोनों को माइनस करके आएगा, डिवाइड करके नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है जी। तो ये सवाल था जो नेट 2014 में पूछा गया था, राइट ना, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो सही ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है जी। अगेन मैं इसकी बात करता हूँ, ये 2015 में पूछा गया है सवाल। इस सवाल को मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे कह रहा है फॉर द आयनिक स्ट्रेंथ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन एज, तो ये रेट ऑफ द रिएक्शन का एक्सप्रेशन हमें गिवन है आयनिक स्ट्रेंथ के साथ। कह रहा है द फॉलोइंग रिएक्शंस व्हिच फॉलोज द अबव इक्वेशन, इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसके लिए वो रेट कांस्टेंट और आयनिक स्ट्रेंथ का रिलेशन लिख रखा है। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ जी। तो अगर मैं कहता हूँ log k अपॉन k नॉट दैट इज व्हाट -4 इंटू 0.5 आई की पावर हाफ, ये गिवन है अपन को। आई की पावर हाफ को मैं रूट भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, ये अपन को गिवन है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है ये किस रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ठीक है, हमें भी कुछ पता है k अपॉन k नॉट किसके बराबर होता है जी, 2a ZA ZB रूट ऑफ आई, राइट ना। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां पे क्या है ZA ZB रूट ऑफ आई, तो इसको अब मैं कंपेयर करूंगा। तो कंपेयर करूंगा तो मुझे एक चीज पता है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2ZA ZB इंटू A इंटू रूट आई। ऐसा क्यों लिखूंगा, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में ये जो 0.5 है ना, 0.5 मतलब कि ऑब्वियसली A का ही वैल्यू होगा ये। इसको जब मैं कंपेयर करूंगा k अपॉन k नॉट इज इक्वल्स टू -4 0.5 इंटू में रूट ऑफ आई। तो इसको जब मैं कंपेयर करूंगा तो हमें बताना क्या है कि ये किस रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ। दैट मीन्स हमें अगर चार्जेस का पता लग जाए तो हम बता देंगे इजीली। तो इसको जब मैं कंपेयर करूंगा तो 2ZA ZB बराबर में क्या है जी, -4। इसको नीचे ला तो ZA ZB का मल्टीपल कितना रहना चाहिए जी, -2। ZA ZB का मल्टीपल कितना रहना चाहिए, -2। तो ऐसी रिएक्शन है कोई आयंस में मल्टीपल ऐसा अगर -2 है तो देख ले। इसमें देखेगा तो -2 -1 प्लस हो जाएगा, +2 -1 तो माइनस रहेगा और 2 भी रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट वन, बात करता हूँ 4 नंबर। तो ऐसे सवाल 4 नंबर में पूछे जाते हैं जी। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल कंपेयर किया। कंपेयर ये 0.5 से मुझे क्या पता लगा कि सर हाँ एक का वैल्यू होगा, ये ए है ये आई है, तो बचा हुआ क्या है, स्लोप, दैट इज 2ZA ZB, खत्म। स्लोप मतलब इसका जो वैल्यू है 2ZA ZB ये बचेगा। उसको अपन ने कंपेयर किया और आंसर निकाल दिया। हमने कहा जी अगर इतना है ZA ZB का वैल्यू तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो इसका तो आएगा -2 -1 दैट शुड बी 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बट यहाँ पे +1 माइनस है तो इसका आंसर आ जाएगा जी -2। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलता हूं। ये है जी एक सवाल जो CSIR नेट 2016 में पूछा गया है। ठीक है जी, नेट 2016 में पूछा गया है। सेम ऐसे डिट्टो सवाल 2023 में भी पूछा गया है, अभी मैं दिखाऊंगा इसके जस्ट तुरंत बाद। तो इस सवाल में करना क्या है, इस सवाल में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे 3 आयन दे रखे हैं। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए उसमें अपन ने कहा ZA ZB 2 है ना, ZA ZB 2 ही चार्ज है। इसमें कितने हैं जी, 3 चार्ज है, पॉजिटिव फिर 2 नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो जब 3 चार्जेस वाली स्टोरी हो ना तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, तो ओवरऑल आपको 2 बातें ही ध्यान रखनी है। एक तो log k बाय k नॉट इज इक्वल्स टू 2a ZA ZB रूट आई। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। ये कब है, जब 2 आयन है। ये भी आयनिक रिएक्शन के लिए ये सॉल्ट इफेक्ट का या यूं कह ले रिलेशन आयनिक स्ट्रेंथ और k का ही है, बट जब 2 आयन्स इन्वॉल्व हो और जब 3 आयन इन्वॉल्व हो तो log k अपॉन k नॉट, ये पूरा एक्सप्रेशन कैसे बनता है, 2a ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZC ZA रूट ऑफ आई। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, राइट ना। इसका अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसका अपन डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे। ठीक है, अब लेट सपोज इसी के बेसिस पे हम सवाल कर रहे हैं पिछला ये वाला सवाल। तो कैसे करेंगे, तो हमें रेट का एक्सप्रेशन दे रखा है k x पॉजिटिव y2 नेगेटिव और h पॉजिटिव, पक्का ये एक्सप्रेशन दे रखा है। अब इस एक्सप्रेशन के तहत अगर मैं बात करूं तो ये तो रेट दे रखा है, इस रेट में 3 आयन है। तो लेट सपोज मैं बोल देता हूं ZA कितना है जी +1, ZB कितना है -2 और ZC कितना है जी +1, पक्का। अब इसमें सवाल में क्या पूछा गया है,
तो वो कह रहा है कंसीडर द एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, जिसमें रेट ऐसा दे रखा है। अगेन K16 और K4 आर द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट आयनिक स्ट्रेंथ। कब है जी? जब आयनिक स्ट्रेंथ उसका इतना और इतना है, मतलब दो डिफरेंट आयनिक स्ट्रेंथ के लिए दो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं। हमसे वो क्या चाहता है जी? ln, यहां पे लॉग आएगा, ठीक है, लॉग K4 बाय K16 इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। वेर उसने बोला है B क्या है? डिबायहक्कल लिमिटिंग कांस्टेंट, तो चाहे वो B बोले A बोले, पर वो बोलेगा बगल में, ठीक है जी, दैट इज व्हाट 0.5। अब इसको सॉल्व करूंगा, तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसका वैल्यू निकालना है, ln K4 बाय K16, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो सेम पहले तो मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन में ZA/ZB का वैल्यू मिला। अब 3 आयंस है, 3 चार्जेस हैं, तो मुझे पता है log K इज इक्वल्स टू log K0 प्लस 2A ZA/ZB प्लस ZB/ZC प्लस ZC/ZA रूट ऑफ I। पक्का यही है? बिल्कुल जी, पक्का यही है। अगेन अगर मैं इसमें कहता हूं log K, लेट सपोज मैं कहता हूं 4 है ना, 4 और 16 है, K4 K16 है, तो अगर मैं कहता हूं मान ली जब वो K4 है रेट कांस्टेंट, तो इसका आयनिक स्ट्रेंथ कितना है? 4। अगर K16 ले रहा हूं तो इसका आयनिक स्ट्रेंथ कितना है? 16। इसी के बेसिस पे दो इक्वेशन बनाऊंगा। जब K4 रख रहा हूं तो 2A, अब A की जगह देख, A जो है ना वो डिबायहक्कल लिमिटिंग कांस्टेंट है, उसने B बोला तो B ले ले, कुछ भी बोले ना, उसने B मेंशन किया है, B क्या बोला उसने? डिबायहक्कल लिमिटिंग कांस्टेंट इज B, तो B ले लो, ठीक है जी। B ZA कितना है? सो +1 इंटू में -2 प्लस ये आ जाएगा जी -2 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में 1, दैट इज व्हाट रूट ऑफ I कितना है? 4 log K0 प्लस 2B अगेन ZA कितना है जी? +1 -2 -2 1 प्लस 1 इंटू में 1 रूट ऑफ 16, क्योंकि 16 लिख रहा हूं। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा और आंसर निकाल दूंगा। याद रखना हमेशा माइनस करेंगे, क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो log K4 बाय log K16 आ जाएगा, वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए जी? log K4 बाय K16, तो माइनस करके ही आएगा। ये कैसे? मैं करके दिखाता हूं, देखो जी। इसका वैल्यू लिखा, log K4 इज इक्वल्स टू log K0 प्लस 2B, इसका मल्टीप्लाई करोगे -2 प्लस 1, तो ओवरऑल कितना बनेगा जी? -3, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं जी -3 रूट ऑफ 4 का वैल्यू दैट इज व्हाट 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? log K4 इज इक्वल्स टू log K0, ये बनेगा 6 और 2 12B। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। अगेन इसको सॉल्व करूंगा, log K16 इज इक्वल्स टू log K0 प्लस 2B, इसको मल्टीप्लाई करूंगा -2, ये भी आ जाएगा -2, ये आ जाएगा जी +1 रूट ऑफ 16 कितना आ जाएगा जी 4। इसको सॉल्व कर, log K16 इज इक्वल्स टू log K0 प्लस 2B, इसका वैल्यू आ जाएगा -3 इंटू में 4, तो log K16 कितना आ जाएगा जी? log K0, इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 -24B। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर। अब दोनों को माइनस करना है, इसका ध्यान रखना गाइस, कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, पर आते हैं ये आते हैं जी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट वन माइनस सेकेंड, तो log K4 माइनस log K16, K4 का वैल्यू रखूंगा K0 माइनस 12B माइनस log K0 प्लस 24B, दिस विल कैंसल आउट, तो log K4 बाय K16 इज इक्वल्स टू 12B आएगा आंसर, और यही तेरा करेक्ट जवाब भी हो जाएगा, जो कि तेरे ऑप्शन में मैच भी करेगा, ऑप्शन नंबर डी। दैट इज व्हाट 12B इज द करेक्ट आंसर, राइट गाइस। तो सेम डिट्टो सवाल है, कुछ नहीं किया इस सवाल में, हमें
एक तो 3 आयन दे रखे हैं, जब भी 3 आयन दे रखे हो तो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, ZA ZB, बस ये चीज चेंज होगी ना, ZA ZB ZB ZC ZC ZA। इसको सॉल्व करेंगे, 2 आयनिक स्ट्रेंथ के लिए 2 रेट कांस्टेंट दे रखे थे, दोनों को लिखा, दोनों को माइनस करना, इस बात का ध्यान रखना, तभी वो ये चीज पूछ रहा है, तभी ये चीज बनेगी। ठीक है, अगेन सेम डिट्टो सवाल, सेम डिट्टो सवाल, एज इट इज डिट्टो सवाल है नेट 2023 में। देखो जी, ये एज इट इज सवाल है। इस सवाल में क्या बोल रहा है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, ये कोई तेरे पास रिएक्शन है, उसका रेट दे रखा है, देख रेट में तेरे पास चार्ज भी सेम है। रेट कांस्टेंट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ 16 एंड 9, आयनिक स्ट्रेंथ जब 16 और 9 है तो दोनों का रेट कांस्टेंट K1 K2 बोल दिया इस बार, पहले K16 K4 बोल रखा था, अब K1 K2 बोल दिया, पूछा वही है K1/K2, तो सेम डिट्टो सवाल है, सेम एज इट इज सेम करना। बट इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि गाइस ये कि यहां पे ये जो ऑप्शंस है ना, ये नेट के ऑफिशियल पेपर में भी गलत है, ऑप्शन गलत ही थे। ठीक है, कहने का मतलब कि इसका ऑप्शन जो भी आंसर आएगा वो ऑप्शंस में मैच नहीं करेगा, तो ये चीज उन्होंने भी एडमिट कर रखी है, ये चीज ऑफिशियली जो क्वेश्चन था उसके ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन इसको सॉल्व करते हैं, आइए करते हैं। तो ये रेट दे रखा है, सेम डिट्टो वैसे ही होगा, K पॉजिटिव Y2 नेगेटिव और H पॉजिटिव। ये आपके पास रेट का एक्सप्रेशन है, इसमें ZA कितना है जी +1, ZB कितना है जी -2, ZC कितना है जी +1। अगेन अगर मैं कहता हूं ना log K/K0, इसको और ढंग से लिखो तो log K = log K + 2A ZA ZB + ZB ZC + ZA ZC × √I। अब अगेन इसने भी B को बोल रखा है डिबाइहक्कल लिमिटिंग कांस्टेंट, तो B को रिप्लेस कर दे, मतलब जो A है उसको B लिख ले। अगेन अगर मैं K1 की बात करता हूं तो K1 रेट कांस्टेंट है जब आयनिक स्ट्रेंथ 16 है, K2 है जब आयनिक स्ट्रेंथ कितना है जी 9 है। 16 है और 9 है, इसको सॉल्व कर लेंगे जी, इक्वेशन बना लो। 2B ZA ZB कितना है, इसको सॉल्व करेंगे, अगेन सेम आएगा, +1 -2 -2 +1 अगेन +1 +1 √16। तो log K1 कितना आएगा, log K0 + 2B × में -3 × में 4, इसको सॉल्व करेंगे, log K1 कितना आएगा, log K0 12 और 2 24B, इक्वेशन नंबर 1। अगेन सिमिलरली log K2 कितना होगा, log K0 ये पूरी चीज तो सेम ही रहेगी, तो बनेगा 2B -3, बस √I का वैल्यू कितना यूज करेंगे 9, तो log K2 कितना होगा, log K0 ये बनेगा 6B × में 3, इसका वैल्यू रख लो, log K0 में 18B, ये बन जाएगा log K2। अब दोनों को माइनस करना पड़ेगा, डेफिनेटली दोनों को माइनस करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करो, माइनस करोगे सो log K1 log K2 क्या बनेगा जी, K0 -24B log K0 -18B, इसको सॉल्व करूंगा, B, इसको कैंसिल आउट कर दो, बनेगा कितना जी -6B विच इज log K1/K2। तो इतना आपका आंसर आना चाहिए था, बट ऐसा कुछ ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। अगर मैच करेगा तो यहाँ पे वो उसको बोलना चाहिए था log K1/log K2, तब तो मैच करेगा ये 4/3, तब तो ये मैच करेगा, नहीं तो अगर अपन उसी बेसिस पे मानते हैं तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, ऑप्शन में मैच नहीं करेगा बट आंसर यही आएगा। ठीक है जी, यही आंसर आएगा। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द सॉल्ट इफेक्ट जो हमने पढ़ा अभी तक, जो भी हमने पढ़ा दैट इज व्हाट रिलेटेड टू सॉल्ट इफेक्ट। एक ये भी सवाल है, ये नेट 2017 में पूछा गया है, ये भी सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, द प्लॉट ऑफ द रेट कांस्टेंट इन द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द रिएक्शन A2 पॉजिटिव एंड B नेगेटिव फॉलोज द लाइन।
कहने का मतलब कि रेट कांस्टेंट और आयनिक स्ट्रेंथ का ग्राफ दे रखा है, जिसमें आयंस क्या क्या इन्वॉल्व है आयनिक रिएक्शन में, 2 पॉजिटिव और B नेगेटिव। कह रहा बताओ इनमें से कौन सा ऐसा जो ग्राफ है वो इस आयंस के रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने तो अभी एक चीज समझी थी, log k इज इक्वल्स टू log k नॉट प्लस 2a_ZA_ZB रूट आई। पक्का ये एक्सप्रेशन सबको याद होना चाहिए, यही एक्सप्रेशन याद रखना है। यहां पे स्लोप क्या होगा जी, स्लोप ये होगा। तो स्लोप की बात करूंगा तो स्लोप होगा जी 2a_ZA_ZB। अगेन अगर मैं इस आयंस का ZA_ZB निकालता हूं तो ये है जी ZA, दैट इज +2, और ये है जी ZB विच इज -1। तो ZA इंटू ZB किसके बराबर है, +2 इंटू में -1 विच इज -2। तो जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, 2 इंटू में -2 विच इज, या ओवरऑल इसको अगर तू ध्यान से देखना चाहता है तो इसका ZA_ZB कितना है जी, माइनस मतलब नेगेटिव। तो इसका स्लोप कैसा रहेगा, तो जिस भी लाइन का ग्राफ का जो भी ग्राफ बन रखा है उसका स्लोप अगर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ है, तो पक्का ही वही उत्तर होगा। तो इसका तो ऊपर है, इसका भी ऊपर है, इसका तो 0 है, ये तेरा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। खत्म। राइट गाइस, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन जो पूछा गया था। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है जी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सो ये अपने पास कुछ आपके पास जो डिस्कशन था सॉल्ट इफेक्ट का वो हमने यहाँ पे देखा, सॉल्ट इफेक्ट क्या होता है ना, इस पे अपन ने सवाल भी किए। बस आपको एक्सप्रेशन जो मैंने लास्ट में लिखवाया वो एक्सप्रेशंस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है गाइस, इसी के सीक्वेंस में अपन लिंडेमन मैकेनिज्म जो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले। ठीक है जी, फिलहाल के लिए आज के सेशन में हम सिर्फ सॉल्ट इफेक्ट के ऊपर ही बात कर रहे हैं। जो भी नेक्स्ट लिंडेमन मैकेनिज्म की जो भी नेक्स्ट स्टोरी होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, आई होप ये आपका सॉल्ट इफेक्ट वाला पूरा का पूरा स्टोरी आपको क्लियर हो, आप इसके बेसिस पे जितने भी सवाल बन रहे हैं या आएंगे वो सारे आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक यू।